हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम एंड आई एम प्रिया। जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करवा रही थी जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 की इंग्लिश पेडागोजी सेम होती है। तो मैं कवर करूँगी आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 के दोनों के पेडागोजी के सेक्शंस। तो देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विजिट फॉर लैंग्वेज लर्निंग। मतलब इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है लैंग्वेज लर्निंग के लिए। तो पहला देखिए क्या है, चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू लर्न द लैंग्वेज। चिल्ड्रन को मोटिवेट करो ताकि वो लैंग्वेज याद करें। लिस्ट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज टू बी लर्नड। ऑप्शन सी, प्रोवाइडिंग अ गुड टेक्स्ट बुक टू चिल्ड्रन टू लर्न द लैंग्वेज। या फिर ऑप्शन डी, यूजिंग स्ट्रक्चरल सिचुएशनल अप्रोच वाइल टीचिंग। देखिए आपका जो राइट आंसर है वो आपका चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू लर्न द लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि जब तक आप बच्चों को मोटिवेट नहीं करोगे, कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं रखोगे बच्चों के सामने, तो बच्चा बिल्कुल भी एक सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करने में कैपेबल नहीं होगा। तो हमेशा ऐसा करना चाहिए ताकि बच्चों की जो मोटिवेशन हो सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, मतलब उनके कंटेंट जो आप थोड़े इंटरेस्टिंग बनाओ ताकि बच्चों को याद होए, या फिर आप बच्चे कोशिश करें, इंटरेस्ट डेवलप करो बच्चों के अंदर ताकि बच्चे जो सेकेंड लैंग्वेज की ओर ज़्यादा आकर्षित होए, मतलब ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। मतलब एक लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट उन्हें प्रोवाइड करो, ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करो ताकि बच्चा मोटिवेट हो, किस लिए, सेकेंड लैंग्वेज सीखने के लिए। ठीक है, अब ऑप्शन 4 देखिए एक मिनट के लिए, यूजिंग स्ट्रक्चरल सिचुएशनल अप्रोच वाइल टीचिंग। स्ट्रक्चरल सिचुएशनल अप्रोच का मतलब समझ लीजिए, जैसे कि आप डेली बेसिस पे बच्चों को पढ़ा रहे हो, सपोज करिए, एंड आप ब्लैक बोर्ड पे एक बच्चे की ड्यूटी लगा देते हो कि क्लियर द बोर्ड, मतलब बोर्ड को साफ करना है आपको विद द डस्टर। तो आपने क्या किया है, बच्चों के आगे एक ऐसा स्टिमुली प्रोवाइड किया है, बच्चों को सेंटेंस बोला है इंग्लिश में। ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे, उन वर्ड्स को, उन सेंटेंसेस को डेली सुनेंगे तो उनकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी। मतलब स्ट्रक्चरल का मतलब हुआ यहाँ पे कि आप ऐसे ऐसे सिचुएशन प्रोवाइड करो बच्चों को ताकि उनकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो इंक्रीज होए, उनकी वर्ड्स फॉर्मेशन होए, उनकी वोकैबुलरी, क्लॉजेज हो गए, फ्रेज हो गए, ये सारे आपके जो आते हैं स्ट्रक्चरल सिचुएशनल अप्रोच में आते हैं। मतलब बच्चों के सामने ऐसी सिचुएशन को प्रेजेंट करो जहाँ बच्चे, और वो जो सिचुएशन प्रेजेंट करे वो आपके डेली बेसिस पे होनी चाहिए। मतलब जो आपके एक्टिविटी क्लास में डेली होती है उन पे बेस्ड होनी चाहिए, जैसे क्लियर करो बोर्ड को, या फिर स्विच ऑन द फैन, या स्विच ऑफ द लाइट। ये सारी आपके डेली बेसिस पे होती है ताकि बच्चे सेंटेंस सीखेंगे, वर्ड सीखेंगे, तो उनको ज़्यादा जो सेकेंड लैंग्वेज की तरफ मोटिवेशन ज़्यादा मिलेगी। तो स्ट्रक्चरल सिचुएशन अप्रोच आपका मतलब ये होता है, स्ट्रक्चरल सिचुएशन अप्रोच का। और यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट फॉर लैंग्वेज लर्निंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ऑब्वियसली बात है आपका ऑप्शन ए। जब तक बच्चा मोटिवेट नहीं होएगा, वो मोटिवेट नहीं होएगा, उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो वो लैंग्वेज को कैसे डेवलप करेगा, कैसे एक्वायर करेगा। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अब देखिए हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, अ टीचर आस्क स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड टू डिस्क्राइब देयर बेस्ट फ्रेंड। मतलब एक क्लास थर्ड की टीचर है, उन्होंने बच्चों को क्या बोला है, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में डिस्क्राइब करो। शी राइट्स द स्टूडेंट रिस्पॉन्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। उसने क्या करा है, जो स्टूडेंट्स ने बोला है वो कहाँ लिखा है, ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। एट लास्ट शी स्टेट्स दैट ऑल दीज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड आर एडजेक्टिव्स। और क्या बोला है, जो भी आपने डिस्क्राइब किया है अपने फ्रेंड को, वो सारे वर्ड्स क्या है, आपके एडजेक्टिव है। तो टीचर क्या शो कर रही है इसमें, आपका इमर्शन मेथड, इंसिडेंटल मेथड, इंडक्टिव मेथड, या फिर डिडक्टिव मेथड। तो देखो आपका जो राइट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन सी, इंडक्टिव मेथड। क्यों? क्योंकि पहले टीचर ने एग्जाम्पल दिया है, उसके बाद टीचर ने उसको कंक्लूड किया है। और आपको अगर याद हो, इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले नोन टू अननोन जाते हैं, फिर एग्जाम्पल टू रूल्स जाते हैं, पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं। और आपका जो इंडक्टिव मेथड है वो किसने दिया है, रॉजर बैंकन ने। अगर आपको याद हो, आपका इंडक्टिव मेथड दिया है रॉजर बैंकन ने। और जो आपका ऑप्शन डी है दैट इज अ डिडक्टिव मेथड, वो किसने दिया, आपका अरिस्टोटल ने, जो बिल्कुल अपोजिट है इंडक्टिव मेथड के। तो आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन सी, इंडक्टिव मेथड। अब आप ऑप्शन ए देखिए जिसमें लिखा है इमर्शन मेथड। अब इमर्शन मेथड का क्या मतलब होता है,
इमर्शन मेथड का मतलब होता है बायलिंगुअल लैंग्वेज के लिए, मतलब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में ही यूज़ होता है। आपके कुछ टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं इसमें, जैसे आपके मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़ हो गया। इन इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे सब्जेक्ट्स को बायलिंगुअल लैंग्वेज में, मतलब मैथ्स को नेटिव लैंग्वेज के साथ साथ सेकेंड लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। सेम गोज फॉर साइंस को नेटिव लैंग्वेज, मतलब जिस स्टेट से आप बिलोंग हो, जिस नेटिव लैंग्वेज के साथ साथ आपकी सेकेंड लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। दैट इज़ योर इमर्शन मेथड। और इंसिडेंटल मेथड क्या होता है, देखिए कि आपको किसी इन्वायरमेंट में ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं जिसमें बच्चों का ईजिली इंटरेस्ट हो, मतलब वो इंटरेस्ट फॉस्टर करे, नर्चर करे, ताकि वो स्टूडेंट को एक हेल्पफुल प्रोवाइड हो मोटिवेट करने के लिए। मतलब इन शॉर्ट इट इन्वॉल्व्स, इंसिडेंटल मेथड में क्या होता है, क्रिएट एन इन्वायरमेंट इन विच स्टूडेंट्स इंटरेस्ट आर इजिली फॉस्टर्ड एंड नर्चर्ड and one in which students can be most successfully motivated. That is your incidental method. अब देखिए आपका क्वेश्चन थर्ड क्या है, द राइज एंड द फॉल ऑफ टोन इज। देखिए राइज एंड द फॉल ऑफ टोन का क्या मतलब हुआ है, मतलब आप कोई पैसेज कर पढ़ रहे हो एंड सडनली एक एग्रेशन आ गया तो आपकी टोन हाई हो जाती है। मतलब टीचर आपके सामने पढ़ा रही है, अगर किसी ने विनम्रता से बात करी है तो उसकी टोन, मैम की टोन वैसे प्यार से हो जाती है। किसी ने एग्रेसिव में बात करी, एग्रेशन में बात करी तो मैम की टोन एग्रेशन में हो जाती है। तो मतलब एक राइज और फॉल का क्या है, आप पोएम पढ़ते हो तो पोएम में भी ऐसे होता है समटाइम्स कि कभी आपकी पिच जो हो रही है, टोन जो हो रही है, कभी हाई जा रही है, कभी लो जा रही है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है द राइज एंड द फॉल ऑफ टोन इज इंटोनेशन। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट स्टोरी टेलिंग। इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए। ऑप्शन ए, इट ब्रॉडन्स नॉलेज अबाउट वेरियस ऑथर। किस लिए, मतलब एक आपको विस्तृत नॉलेज प्रोवाइड करता है, किस लिए, ऑथर के बारे में जानने के लिए। बी, इट एनहांसेस ग्रेडेड पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर। सी, इट प्रमोट्स होल लैंग्वेज अप्रोच। या फिर डी, इट इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग वोकैबुलरी। देखिए स्टोरी टेलिंग होती है, आप टीचर बोलती है आप अपने कोई भी स्टोरी बताओ अपनी मर्जी से, तो आप कभी बच्चों को देखना, कभी नोटिस करना कि वो जो स्टोरी टेल करते हैं अपने वर्ड्स इन्वॉल्व करके टेल करते हैं, मतलब अपने वर्ड्स कुछ भी ले आते हैं। तो एक 2 साल 3 साल का बच्चे को आप बोलोगे कि मुझे कोई स्टोरी सुना, तो वो अपने माइंड में ऐसी कुछ स्टोरी बना लेगा, उसके अकॉर्डिंगली वर्ड्स होएंगे। तो किस लिए होती है, इट इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग वोकैबुलरी। आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखिए आपका फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, डिक्टेशन डज नॉट हेल्प लर्नर्स टू। डिक्टेशन की हेल्प नहीं करती लर्नर्स के लिए। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि रीड आउट योर क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। क्यों, क्योंकि इसने डज नॉट लिखा है, नॉट है यहाँ पे। सी दिस इज नॉट। बच्चे हमेशा गलती करते हैं, वो नॉट नहीं देखते और डस पे निशान लगा देते हैं। मतलब डिक्टेशन क्या चाहती है ये, और इसमें क्या डिक्टेशन क्या नहीं चाहती है। तो प्लीज़ क्वेश्चन को प्लीज़ केयरफुली पढ़ें आप। इट्स रिटन हियर नॉट, डिक्टेशन डज नॉट हेल्प लर्नर्स टू। डिक्टेशन क्या हेल्प नहीं करती लर्नर्स के लिए, इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन, इम्प्रूव देयर रीडिंग स्किल्स, इम्प्रूव देयर स्पेलिंग, एनहांस देयर लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन। देखिए कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज करेगी, क्यों, क्योंकि अगर आपको कोई डिक्टेट कर रहा है तो आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन होगा कि आप वो बच्चा या मैम क्या बोल रही है, तभी आप उसको लिख पाओगे। स्पेलिंग भी आपकी इंक्रीज होएगी, मतलब आपकी स्पेलिंग भी इंप्रूव होएगी। क्यों, क्योंकि जिस तरीके से मैम बोलती है आप उस तरीके से। अब मैंने इंटोनेशन बोला है तो इंटो IN टो TO, दैट इज़ योर, कि आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ, और स्पेलिंग भी आपकी इंक्रीज होगी, वोकैबुलरी इंक्रीज होगी। फिर आपका एनहांस देयर लिसनिंग, ऑब्वियस सी बात है आपकी लिसनिंग पावर भी इंक्रीज होगी। तो क्या नहीं इंक्रीज होगी, जो है आपका ऑप्शन बी, इम्प्रूव देयर रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं होता। क्यों, क्योंकि आप डिक्टेट कर रहे हो किसी चीज़ को। अगर डिक्टेट कर रहे हो तो बच्चा, तो फिर आपकी कॉन्सेंट्रेशन या स्पेलिंग या फिर उनकी लिसनिंग पावर होगी, तो रीडिंग स्किल का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता। तो डिक्टेशन क्या इंक्लूड नहीं करती आपका, इम्प्रूव देयर रीडिंग स्किल्स। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे, मैं आपको इस वीडियो में 15 क्वेश्चन करवा रही हूँ, मतलब आपके ओवरऑल 15 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी इस वीडियो में। आप गो थ्रू करें इन क्वेश्चंस को, खुद करने की कोशिश करो। मैं अपने आंसर देने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप गो थ्रू करो इन क्वेश्चंस को, ऑप्शन देखो और मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि आपको 15 में से कितने मार्क्स मिले। मतलब आप खुद पढ़ो, खुद देखो, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करो, बट
पहले आप ट्राई करो कि इन 15 क्वेश्चन में से आपके कितने सही है, ताकि आपको ये प्रैक्टिस होए कि आपने कितना पढ़ा है या फिर आप कितना पढ़ रहे हो अभी। अब देखिए 6th क्वेश्चन क्या है आपका। एन इंग्लिश टीचर आफ्टर कंप्लीटिंग अ चैप्टर, एक इंग्लिश टीचर ने एक चैप्टर कंप्लीट किया है फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, किसमें से, टेक्स्ट बुक में से, आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली टीचर क्वेश्चन पूछती है। तो क्या होता है, मेंटेन क्लास डिसिप्लिन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कीप स्टूडेंट बिजी एज द चैप्टर इज कंप्लीट, ऑप्शन सी अट्रैक्ट स्टूडेंट्स अटेंशन, या ऑप्शन डी नो देयर कॉम्प्रीहेंशन। देखिए डिसिप्लिन तो आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था कि अगर एक बहुभाषी क्लास है तो बच्चे अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो कभी भी ये नहीं होता कि टीचर उसको मेंटेन कर रही है एक डिसिप्लिन को। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर नहीं हो। तो क्या मतलब टीचर ने क्या बोला, एक चैप्टर कंप्लीट करवाया टेक्स्ट बुक में और उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछ रही है, तो मतलब उनकी कॉम्प्रीहेंशन जो स्किल है वो इंक्रीज कर रही है। मतलब उन्होंने क्या समझा है अभी तक, आपने टेक्स्ट पढ़ा, फिर आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे ये जानना है कि आपने कितना पढ़ा। तो जो टीचर है वो क्या इंक्रीज कर रही है बच्चों की, नो देयर कॉम्प्रीहेंशन, मतलब वो जानने की कोशिश कर रही है कि बच्चों ने कितना समझा, उन्हें कितना समझ में आया है अभी तक। देखिए आपका 7th क्वेश्चन क्या है। श्रेया टीचर ऑफ क्लास 4th, कोई श्रेया नाम की एक लेडी है, क्या है, टीचर है क्लास 4th की, आज द लर्नर्स टू कंप्लीट द डायलॉग, क्या बोलती है, उन्होंने कुछ डायलॉग लिखे हैं ब्लैक बोर्ड पे, उन्हें कंप्लीट करने को बोलती है इन द गिवन बॉक्सेस, एंड देन क्या बोलती है, उन्हें रोल प्ले करना है किस चीज़ का, यूजिंग द सेम डायलॉग। तो क्या वो डेवलप कर रही है बच्चों के अंदर स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल, बी लिसनिंग रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल, सी लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, या फिर डी रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, क्या इंप्रूव कर रही है, शी इज़ डेवलपिंग लिसनिंग रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल बच्चों के अंदर। देखिए आपका 8th क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूजिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसमें पूछा है कैन नॉट, मतलब इनमें से आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सी नहीं है। तो पहला क्या है आपका, फर्स्ट इज डिबेट, सेकंड इज ओलंपियाड, थर्ड इज रीटेलिंग स्टोरीज, या फिर डी रोल प्ले। आपको पता है डिबेट, रीटेलिंग स्टोरीज एंड रोल प्ले, ये तीनों ही आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम एक और नाम से बोला जाता है, दैट इज योर असेसमेंट फॉर लर्निंग। एक होती है आपकी सबमेटिव असेसमेंट जो आपके ईयर एंड में होती है, उसको बोला जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट को बोला जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, और आपके सबमेटिव असेसमेंट को बोला जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि ये ओलंपियाड क्या होता है। देखिए ओलंपियाड होता है आपका एक घंटे का पेपर होता है, मतलब आपका 1 आवर का पेपर होता है, एंड इसमें कुछ 50 क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट टू 12th तक, 4th तक के बच्चों के लिए कुछ 50 क्वेश्चन होते हैं, एंड इसमें क्वेश्चंस होते हैं वो आपके रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। मतलब जैसे आपने मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इनसे आपके जो क्वेश्चन लिए जाते हैं, मतलब बेसिकली आप लगा सकते हो आपके ये एक साल में होते हैं, एक साल में होते हैं। जैसे आपके समेटिव असेसमेंट होते हैं, तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि ओलंपियाड जो होते हैं, ओलंपियाड एग्जाम होते हैं, वो आपके समेटिव असेसमेंट होते हैं, मतलब वो आपके सेशन में होते हैं। जैसे अगर आप 4th में हो तो 2017 और 2018 का एक ओलंपियाड एग्जाम होगा, जैसे आपका समेटिव एकदम लास्ट में फाइनल एग्जाम होता है, दैट इज योर ओलंपियाड एग्जाम। ये आपकी रैंक डिक्लेयर करता है कैसे, इंटरनेशनली, जोनल वाइज और स्कूल वाइज आपकी रैंक डिक्लेयर करता है ओलंपियाड एग्जाम। और ये हमेशा 1 घंटे का होता है, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, आपको चेक करने होते हैं। 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड होते हैं 1st to 4th के लिए, एंड जो 1st to 12th के लिए होते हैं उसके डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, और उसमें जो क्वेश्चंस प्रोवाइड होते हैं वो 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इतना आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बताया कि ओलंपियाड एग्जाम आपके ईयर एंड में होते हैं, बेसिकली आपके समेटिव असेसमेंट की तरह होते हैं। एंड इसमें 1 आवर का पेपर होता है आपका, जिसमें से कुछ 50 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, एंड दैट इज अ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन। एंड आपके जो जनरल सब्जेक्ट है जैसे साइंस, मैथ्स, उनके अकॉर्डिंगली आपको ये दिए जाते हैं, दैट इज योर ओलंपियाड एग्जाम। आपका जो आंसर है दैट इज योर बी, ओलंपियाड एग्जाम इज नॉट फॉर्मेटिव, इट्स अ टाइप ऑफ सबमेटिव असेसमेंट। देखिए 9th क्वेश्चन क्या है आपका, टीचिंग लर्निंग मटेरियल शुड बी यूज बाय टीचर एज इट, टीचिंग लर्निंग मटेरियल शुड बी यूज एज बाय टीचर, किस लिए यूज किया जाता है, इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, motivates learner to further prepare such materials at home, supplements teaching learning process, prepares students mentally to sit in the class. So the right answer is motivates learners to further prepare such materials at home, क्योंकि अगर आपके जो
टीचिंग एड मटेरियल है, अगर वो बहुत एक्सप्रेसिव होंगे, मतलब बहुत अच्छे होंगे और आप मोटिवेट कर पाओगे चिल्ड्रन को, तो आप में खुद एक एंथुजियाज्म प्रेजेंट होगा ताकि हम बच्चों को और मोटिवेट करें एंड आप और अच्छे से जो एक मटेरियल है और प्रेजेंट कर सके बच्चों के सामने, ताकि बच्चों की जो नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं वो और इंटरेस्टिंग डेवलप हो। अब देखिए आपका 10th क्वेश्चन क्या है। वाइल लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश को जब हम सेकेंड लैंग्वेज में याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो द मदर टंग शुड नॉट बी यूज बाय द लर्नर्स, मदर टंग यूज नहीं करनी चाहिए एक लर्नर को। देयर इज नो रोल ऑफ मदर टंग इन लर्निंग लैंग्वेज टू, या फिर कोई रोल ही नहीं होता मदर टंग का लर्निंग लैंग्वेज 2 के लिए। द यूज ऑफ मदर टंग विल फैसिलिटेट लर्निंग, जो मदर टंग है वो फैसिलिटेट कर लेगी किस चीज़ को, लर्निंग को। या फिर द यूज ऑफ मदर टंग विल क्रिएट इंटरफेरेंस। मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक चैप्टर में एक क्वेश्चन करवाया था कि आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करती, किस लिए, आपकी सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करने में, हमेशा फैसिलिटेट करती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, द यूज ऑफ मदर टंग विल फैसिलिटेट लर्निंग। देखिए आपका 11th क्वेश्चन क्या है। द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट इन अ लैंग्वेज क्लास शुड बी कंडक्टेड, एक प्रोसेस क्या है असेसमेंट को लैंग्वेज क्लास में कैसे कंडक्ट किया जाना चाहिए। फर्स्ट, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बी, फॉर एक्सेसिंग द टेक्सचुअल एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ द चैप्टर। सी, टू नो द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन द इंग्लिश। या फिर डी, टू नो द एफिशिएंसी ऑफ टीचर इन टीचिंग। तो जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपका असेसमेंट प्रोसेस होना चाहिए। क्यों? अगर आप बीच बीच में से बच्चों को क्वेश्चन पूछोगे तो बच्चे अटेंटिव रहेंगे, उनका कंसंट्रेशन हाई रहेगा, उनकी इंटरेस्ट डेवलप रहेगा। तो जब भी आप बच्चों को टीच करो, पढ़ाओ, तो बेसिकली ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो कि आप बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन पूछ सको, ताकि उनकी जो मोटिवेशन है वो बनी रहे, उनकी इंटरेस्टिंग जो लेवल है सीखने का वो बना रहे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखिए आपका 12th क्वेश्चन क्या है। एज फॉर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, मल्टीलिंगुअलिज्म इन लर्निंग अ लैंग्वेज शुड बी सीन एज, मतलब एनसीएफ के द्वारा जो आपकी मल्टीलिंगुअलिज्म है वो एक न लर्निंग लैंग्वेज कैसे देखी जाती है। पहला, चैलेंज फॉर स्टूडेंट टू लर्न मैनी लैंग्वेज। सेकेंड, चैलेंज फॉर टीचर टू मैनेज सच क्लासेस। सी, हिंड्रेंस इन टीचिंग लर्निंग इंग्लिश। या फिर डी, रिसोर्स इन टीचिंग लर्निंग इंग्लिश। तो आपकी मल्टीलिंगुअलिज्म जो होती है, आपकी बहुभाषित जो क्लास होती है वो कैसे देखी जाती है। ऑप्शन डी, रिसोर्स की तरह देखी जाती है, रिसोर्स इन टीचिंग लर्निंग इंग्लिश। क्यों? कई बच्चे होते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और मैंने अभी आपको बताया था आपके लास्ट क्वेश्चन में कि आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है दैट इज़ योर नेटिव लैंग्वेज, वो आपको एंकरेज करती है किस लिए, आपकी सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर करने में। तो बेसिकली मल्टीलिंगुअलिज्म, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो होते हैं अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनकी अलग अलग नेटिव लैंग्वेज होती है, तो किस लिए होती है, वो रिसोर्स ट्रीट करते हैं एक इंग्लिश को सीखने के लिए, मतलब सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए। अब देखिए आपका 13th क्वेश्चन क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन, ऐसे कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो क्या डिफ्रेंशिएट करता है लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन को। तो लैंग्वेज इन्वायरमेंट, ग्रामर ऑफ लैंग्वेज, असेसमेंट इन लैंग्वेज, या फिर टेक्स्ट बुक ऑफ लैंग्वेजेस। तो आपके लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन को क्या डिफर करता है, आपका ऑप्शन डी, टेक्स्ट बुक ऑफ लैंग्वेज। देखिए आपका 14th क्वेश्चन क्या है। Which one of the following is an essential characteristics of a textbook in English, मतलब इनमें से कौन से एक essential characteristics है एक टेक्स्ट बुक की इंग्लिश में। तो पहला ऑप्शन आपका, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज शुड बी गिवन टू प्रैक्टिस एट द एंड ऑफ द लेसन। बी, every lesson should have proper introduction at the beginning and the conclusion of the end. C, it should be based on the guiding principles of curriculum and syllabus. या फिर डी, नो डिफिकल्ट वर्ड शुड बी गिवन इन द टेक्स्ट बुक एट द प्राइमरी लेवल। तो आपका राइट आंसर है वो है एवरी लेसन शुड हैव अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन एट द बिगनिंग एंड द कंक्लूजन एट द एंड। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे रहे हो, आपने कभी टीचर को देखा होगा कि अब टीचर पढ़ाती है, जब आप कभी स्कूल में पढ़ते होंगे तो टीचर पढ़ाती है आपको, तो आपका ज्ञान जो होता है, आपकी जितनी नॉलेज होती है, आपकी प्रीवियस नॉलेज से जोड़ने की कोशिश करती है, मतलब एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन देने की करती है। और टेक्स्ट बुक में भी ऐसा होता है
कि अभी आप टेक्स्ट बुक देखते हो, आजकल की टेक्स्ट बुक बड़ी कलरफुल है। क्यों? क्योंकि बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप होता है कलरफुल चीज़ों में पढ़ने में। तो आजकल भी देखोगे, पहले एग्जाम्पल मतलब एक इंट्रोडक्शन बहुत प्यारा सा दिया होता है, उसके बाद एक उनका बीच का कंटेंट होता है, फिर एक कंक्लूजन दिया होता है एंड में। तो एक टेक्स्ट बुक को कैसा होना चाहिए, प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना चाहिए बिगिनिंग में, और एक कंक्लूजन होना चाहिए जो बहुत अच्छे से एंड हो, ताकि बच्चों की जो मोटिवेशन है या जो बच्चों का इंटरेस्ट है वो डेवलप हो किस चीज़ में, इंग्लिश लैंग्वेज को एक्वायर करने में, मतलब किस सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करने में। अब देखिए आपका 15 क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल वाइल टीचिंग इंग्लिश बाय द टीचर यूजिंग ऑथेंटिक टास्क थ्रू। मतलब एक इंग्लिश को पढ़ाने के लिए मैक्सिमम पार्टिसिपेशन स्टूडेंट का किस चीज़ में पॉसिबल है। पहला स्ट्रक्चरल अप्रोच, बी कम्युनिकेटिव अप्रोच, सी ग्रामर ट्रांसलेशन, या फिर डी डायरेक्ट मेथड। तो देखिए जो आपका आंसर है दैट इज अ कम्युनिकेटिव अप्रोच। क्यों? जितना आप बच्चों से कम्युनिकेट करोगे, एक लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट प्रोवाइड करोगे, उतना बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। और यहाँ पे आपके स्ट्रक्चरल अप्रोच का क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि ऐसी अप्रोच जो लर्नर्स को एक मास्टर पैटर्न प्रोवाइड करते हैं, किस लिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए, और उसके वर्ड्स या फिर उसके फ्रेजेस या फिर उसके कुछ क्लॉजेस अंडरस्टैंड करने के लिए, या फिर कुछ न्यू चीज़ें सीखने के लिए। दैट इज़ अ स्ट्रक्चरल अप्रोच। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि एक क्लास टीचर एक बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है एंड बोलती है क्लियर द बोर्ड या स्विच ऑन द लाइट या स्विच ऑफ द लाइट, दैट इज़ अ स्ट्रक्चरल अप्रोच। अब आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा हो तो गो थ्रू दैट स्लाइड, दैट विल वेरी हेल्पफुल, क्योंकि आपके जो मेथड है वो पूछते ही पूछते हैं कि आपका ये बच्चा, आपने कोई सिचुएशन प्रोवाइड कर दी तो इस सिचुएशन में बच्चा क्या अप्लाई करेगा, डायरेक्ट मेथड होगा, टीचर क्या अप्लाई करेगी, डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो गो एंड सी थ्रू दैट लिंक। ये कुछ मैंने 15 क्वेश्चन करवाए आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है जो ये। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और 15 क्वेश्चन करेंगे। मतलब मैं आपको अभी जो सीरीज़ करवाऊंगी, जो आपकी 2-3 वीडियोस आएगी, वो आपकी सिर्फ आएगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के रिगार्डिंग, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। एंड जहाँ तक मेरे को लगता है आपको, आई थिंक ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी लगे होंगे सॉल्व करने में। अगर आपको नहीं लगे, नो इशू, एक बार आप वीडियो पॉज करिए, 15 क्वेश्चन अटेंड करिए, मुझे बताइए कि आपने कितने स्कोर करे 15 में से। कोई डाउट हो रिगार्डिंग दिस वीडियो तो डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर डाउट्स। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप सेफ।